अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू द शो। मैं हूं आपका मेज़बान वजाहत काज़मी और आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स स्टार। प्रोग्राम में आज बात करेंगे पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से। नेशनल T20 कप की सेकंड लेग है, उसका आगाज़ आज से लाहौर में हो गया है और टीमें जो है वो मद्दे मुकाबिल हैं। एक अच्छा ज़बरदस्त टूर्नामेंट हो रहा है, लेकिन बहुत सारे सवालिया निशान भी जो है वो इस टूर्नामेंट के अंदर उठ रहे हैं। खिलाड़ियों की अगर हम इनफरादी कारकर्दगियों की बात करें तो बहुत ज़्यादा मुतासर कुन नहीं रही है, सिवाय चंद एक नामों के जो कि पाकिस्तान के लिए भी कंसिस्टेंटली परफॉर्म करते रहे हैं। उनके अलावा अगर हम बाबर आजम की बात करें और सरफराज की बात करें, रिजवान की बात करें, दो तीन और नाम हैं। उनके अलावा अगर हम माइनस कर दें उनको सिचुएशन से, बॉलिंग में शाहीन शाह अफरीदी की बात करें और अगर हम साथ में हसन अली की बात करें, इनको अगर हम माइनस कर देते हैं इक्वेशन में से, तो फिर बहुत ही कम वो खिलाड़ी बच रहे हैं जो परफॉर्म कर रहे हैं नेशनल T20 कप के अंदर। और एक बहुत ज़्यादा सवालिया निशान अब उठने लगा है कि पाकिस्तान की जो वर्ल्ड कप T20 की स्क्वाड थी, उसके जो मेंबर्स हैं वो किस तरीके से पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करेंगे वर्ल्ड कप के अंदर, क्योंकि नेशनल T20 कप के अंदर उनकी कारकर्दगी बहुत ज़्यादा मायूस कुन रही है। पॉइंट्स टेबल के अंदर अगर हम मिडिल ऑर्डर बैट्समैनों की बात करते हैं, वो बहुत ज़्यादा नीचे रहे हैं इस वक्त। अगर उनके हम टोटल रन्स देखें जो उन्होंने स्कोर किए हैं खिलाड़ियों में, शोएब मकसूद हो गए, आसिफ अली हो गए, आज़म खान हो गए, खुशदिल शाह हो गए, वो स्कोर टेबल के नीचे बहुत ज़्यादा, जो बैट्समैनों की अगर हम बात करें, बहुत ज़्यादा नीचे हैं। और टॉप ऑफ द चार्ट जो है वो बाबर आजम है। इवन शोएब मलिक ने कम मैचेस खेले हैं, लेकिन वो रन्स उन्होंने जो है वो हमारे सिलेक्टेड बैट्समैनों से ज़्यादा स्कोर किए हैं। इस वक्त सरफराज की अगर हम बात करें, पाकिस्तान ने रिसेंटली उनको कोई मैच नहीं खिलाया है, लेकिन नेशनल T20 कप के अंदर जो है वो उनकी परफॉर्मेंस काफ़ी ज़बरदस्त रही है। आज भी उन्होंने बड़े ज़बरदस्त रन स्कोर किए हैं सिंध की टीम के लिए और अच्छी कामयाबियों के साथ जो है वो टीम का सिलसिला आगे जारी है। साथ में अगर हम बात करें कुछ मोहम्मद हफीज़ की, तो उनकी तबीयत जो है वो डेंगू फीवर की वजह से नासाज थी। उनकी भी सिलेक्शन के ऊपर जो है वो अब सवालिया निशान उठना शुरू हो गए थे कि आया वो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर सकेंगे वर्ल्ड कप T20 के अंदर, या फिर जो है उनको ड्रॉप किया जाएगा, क्योंकि उनको फिटनेस के मसाइल थे। एक के बाद एक उनको जो है वो बीमारी लाक हुई है, जिसके रिकवर करने के बाद वो अब तक नेशनल T20 कप के अंदर कोई मैच नहीं खेल सकें। लेकिन खुशखबरी की बात यह है कि वो होपफुली होप की जा रही है कि 8 तारीख से जो बायोसिक्योर बबल है कौमी टीम का, उसको वो ज्वाइन करेंगे और उसके बाद जो है वो टीम को ज्वाइन करेंगे। इन तमाम बारों में बात करने के लिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं ज़बरदस्त सीनियर क्रिकेट एनालिस्ट हैं, टीवी शो होस्ट हैं, जनाब मिर्ज़ा इकबाल बेग। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू द शो। आपसे मैं जानना चाहूँगा सर, मुझे बताइएगा नेशनल T20 कप इस वक्त जारी है, आज से सेकंड लेग शुरू हो रही है लाहौर के अंदर। अब तक ओवरऑल परफॉर्मेंसेस की अगर हम बात करें खिलाड़ियों की, किस तरीके से देख रहे हैं आप? बहुत बहुत शुक्रिया वजाहत। लेकिन सबसे बड़ी चीज तो ये कि आज बॉम्बशेल गिरा, बलूचिस्तान के 4 क्रिकेटर्स के टेस्ट पॉजिटिव आ गए और अब मुझे लग रहा है ये सब इससे कनेक्टेड है कि अब पाकिस्तानी टीम में कोई तब्दीली नहीं होगी, क्योंकि पाकिस्तानी क्रिकेटर्स को उन्होंने कहा है कि 7 तारीख तक यानी कल तक खेलकर और कल के बाद पाकिस्तानी क्रिकेटर्स जो है वो बायोसिक्योर बबल में चले जाएंगे। तो वो जो अफवाहें गश्त कर रही थी कि शायद टीम में तब्दीली हो, शोएब मलिक आ जाए, बज़ाहिर नजर नहीं आ रहा। अब क्या होता है ये देखना पड़ेगा। इससे पहले पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अपने उन खिलाड़ियों को जो जिनकी यकीनी जगह है, उन्हें उसने 2 दिन का ऑफ दिया था कि आप अपनी फैमिली के साथ ये दिन गुजारें, क्योंकि इसके बाद आपको बायोसिक्योर बबल में आना है। अब रह गया नेशनल T20 कप, तो वो स्टैंडर्ड नजर नहीं आया। रावलपिंडी में भी हुआ, अंपायरिंग का मयार भी इतना अच्छा नहीं रहा। फिर जो रमीज राजा की ख्वाहिश थी कि ऐसा टूर्नामेंट हो कि कॉम्पिटिटिव क्रिकेट हो और बहुत जबरदस्त हो, आप देखें कि वहाँ तमाशाइयों का इतना इंटरेस्ट भी नहीं था रावलपिंडी में। यहाँ भी लाहौर में आज से जो दूसरा मरहला शुरू हुआ है, इन्होंने कहा है कि 50 रुपए का टिकट रखा है, लेकिन उसमें भी जो मेरी इत्तलात हैं, जो मेरे पास खबरें आई हैं कि तमाशाई रुल गए, उन्हें पता ही नहीं किस तरफ जाना है। तो बहुत सारी चीजें हैं। मैं समझता हूँ कि अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को सोचना चाहिए। रमीज राजा आज कराची के दौरे पर थे 2-3 दिन से, तो अब सोचते हैं कि क्या करते क्या है, ये देखना पड़ेगा अभी। अगर हम बात करें, क्योंकि लाहौर में अब जो है वो सेकंड लेग खेली जाने वाली है और इस वक्त जारी भी है, अगर हम कुछ कंडीशंस की बात करें, कितनी सिमिलर देख रहे हैं आप मुत्तहदा अरब इमारात की कंडीशंस के साथ इनको? तकरीबन पाकिस्तान की भी और मुत्तहदा अरब अमारात की एक ही जैसी होती हैं। लो बाउंस विकेट्स हैं, थोड़ा सा गेंद ब्रेक भी होता है, और अभी वहाँ पर IPL जो हो रही है उसकी वजह से वो पिचेस इस्तेमाल हो रही हैं।
ग्राउंड स्टाफ को कितना वक्त मिलेगा उन पिचेस को दोबारा प्रिपेयर करने का, तो बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन अगर आप पिचेस की हम बात करें तो हमारी और उनकी पिचेस तकरीबन एक जैसी हैं, लेकिन लोग ये कह रहे हैं कि इस मरतबा जो है वो स्पिनर्स के लिए पिचेस साजगार साबित हो सकती हैं। हमने 3 स्पिनर्स शामिल किए हैं, जिनमें से शादाब खान इन फॉर्म नहीं है, उन्होंने सिर्फ 4 विकेटें ली अभी तक T20 कप में। बैटिंग में उन्होंने 94 रन बनाए, और इसके अलावा इमाद वसीम वो भी इतने इम्प्रेसिव नहीं रहे। मोहम्मद नवाज वो थोड़ी बहुत बॉलिंग कर रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि मुश्किल होगी पाकिस्तान के लिए जब पाकिस्तान जाएगा T20 वर्ल्ड कप में। तो मिर्ज़ा साहब, आपने क्योंकि बात की स्पिनर्स की, हम इमाद वसीम की बात करें, उन्होंने अब तक 3 विकेटें हासिल की हैं। शादाब ने 4, उस्मान खादिर ने 5 और नवाज ने 6। काफ़ी नीचे हैं ये अगर हम देखें टॉप विकेट टेकर्स के अंदर लिस्ट के। तो फास्ट बॉलर डोमिनेट कर रहे हैं इस वक्त, या हमारे स्पिनर्स हैं वो ज़्यादा बुरा परफॉर्म कर रहे हैं? हमारे स्पिनर्स इतने अच्छे नहीं है वजाहत, अगर आप हकीकत की निगाह से देखें। और शादाब खान जिस बिग बैंग के साथ आए थे 2017 में, हमने कहा एक बड़ा अच्छा लेग स्पिनर मिल गया, उसके बाद उनकी फॉर्म ही चली गई और वो बैटिंग पे ज्यादा तवज्जो देने लगे, बजाय इसके कि वो बॉलिंग ऑलराउंडर बनते, वो बैटिंग ऑलराउंडर बनने के चक्कर में लग गए, जिसकी वजह से उनकी फॉर्म भी खराब हुई, उनकी बॉलिंग उनसे अच्छी नहीं हो रही। फिर हमने नवाज को हम घुमाते फिराते रहे, मौके नहीं देंगे तो फिर कैसे होगा। उस्मान कादिर को भी आप घुमाते फिराते रहे, मौके नहीं देते। जाहिद महमूद इतना अच्छा लेग स्पिनर है दादू का, उसको आपने T20 और वनडे का बॉलर है, आपने उसको डाल दिया उठा करके टेस्ट टीम में ताकि वो दौरे करके आ जाए। वो चला गया था वहाँ वेस्ट इंडीज भी, और उससे पहले वहाँ जिम्बाब्वे के दौरे पर। तो मैं समझता हूँ कि स्ट्रेटेजी सही नहीं थी। अब देखते हैं कि ये करते क्या है। जो मुझे लग रहा है कि हालात जो है वो ज्यादा बेहतर नहीं है, अल्लाह करे पाकिस्तान अच्छा परफॉर्म करे। लेकिन हमारा जाते ही पहला मैच रिवायती हरीफ भारत के साथ है 24 अक्टूबर को, तो अब देखते हैं। और भारत अब तक पाकिस्तान के खिलाफ जो वर्ल्ड कप T20 में 6 मैचेस खेला है, 6 के 6 जीता है। तो अब देखते हैं कि पाकिस्तान किस तरह की परफॉर्मेंस देता है। ये नई टीम, आप इसका तजुर्बा टीम तो आप इसको कह ही नहीं सकते। इनमें एक मोहम्मद हफीज वर्ल्ड कप खेले T20, उसके अलावा बाबर आजम खेले, सुहेब मकसूद खेले और नवाज हैं। बस इन 4 खिलाड़ियों के अलावा बाकी सारे खिलाड़ी पहली मरतबा T20 वर्ल्ड कप में एक्शन में नजर आएंगे। जो लम्हे फिक्रिया है, मतलब तजुर्बा नहीं है इतना हमारे पास। और फिर उसके बाद हमारी जो बैटिंग लाइनअप है, अगर आप देखें कोई तब्दीली नहीं होती, तो ऊपर से ओपनर्स में आपके पास सिर्फ बाबर आजम, रिजवान है। अगर खुदा न खास्ता कोई इंजर्ड हो जाता है, आपके पास ओपनर नहीं है। चीफ सेलेक्टर जो लैपटॉप रख के बातें करते हैं, वो कह रहे थे कि जी हम मोहम्मद सुहेब मकसूद से करा लेंगे, तो समझ में नहीं आता। आप 3 आपके ऊपर के हो गए और 2 आप नीचे आ जाए बॉलर्स में, शाहीन आफरीदी और हसन अली, और उनके अलावा आप बता दें मुझे बाकी 6 कौन से होंगे, ये समझ में नहीं आ रहा। बात करेंगे कुछ मोहम्मद हफीज़ की। वो सेहतयाब तो हो गए हैं, लेकिन अभी तक उन्होंने कोई भी नेशनल T20 कप के अंदर मैच नहीं खेला। सेंट्रल पंजाब को उन्होंने रिप्रेजेंट करना था, लेकिन अब तक उनको क्लियरेंस नहीं मिली और कल आखिरी दिन है, उसके बाद उन्होंने बायोसिक्योर बबल के अंदर चले जाना है। तो किस तरीके से देख रहे हैं, मोहम्मद हफीज़ के साथ पाकिस्तान को जाना चाहिए था, गिवन दैट कि उन्होंने अभी तक पूरा टूर्नामेंट मिस किया है? देखिए, तजुर्बे का कोई नेमुल बदल नहीं होता, और मोहम्मद हफीज सिवाय एक T20 के अब तक जितने T20 वर्ल्ड कप हुए वो सारे के सारे खेले, तो उस लिहाज से उनका तजुर्बा बड़ा कारआमद होगा। पिछले साल वो न्यूजीलैंड के खिलाफ जबरदस्त फॉर्म में थे, लेकिन इस साल उनकी फॉर्म इतनी अच्छी नहीं रही है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन एक तजुर्बाकार खिलाड़ी की मौजूदगी बड़ी जरूरी है। आप देखें इंग्लैंड में उन्होंने बॉलिंग से पाकिस्तान के लिए अच्छी परफॉर्मेंस दे दी, तो मेरे ख्याल में हफीज की मौजूदगी बहुत जरूरी है। पाकिस्तान के कप्तान रह चुके हैं T20 में, और गुज़िश्ता 18 बरस से इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहे। 2003 में, अप्रैल 2003 में इन्होंने अपना डेब्यू किया था शारजा में, जब 2003 के वर्ल्ड कप के बाद पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के कई खिलाड़ियों की छुट्टी हो गई थी और कुछ रिटायर हो गए थे। तो मेरी राय में हफीज का होना जरूरी है। अब डेंगू से वो अब सेहतयाब तो हो चुके हैं, पहले फूड पॉइजनिंग हो गई थी, लेकिन अभी वक्त है, वो अपने आप को रिकवर कर सकते हैं। मिर्ज़ा साहब, क्योंकि आपने बात की एक्सपीरियंस की, पाकिस्तानी टीम के अंदर जो है उसका फुकदान है बहुत ज़्यादा इस वक्त नज़र आ रहा है वर्ल्ड कप के लिए। अगर हम बात करें शोएब मलिक की, शोएब मलिक जो है वो उन्होंने कम मैचेस खेले हैं। आसिफ अली की अगर हम बात करते हैं कंपेयर करने के लिए, खुशदिल शाह से करें, सुहेब मकसूद से करें या आजम खान से, तो शोएब मलिक ने कम मैचेस खेलकर इन तमाम चारों बैट्समैनों से ज़्यादा रन इस वक्त स्कोर किए हैं नेशनल T20 कप के अंदर। उनकी शमूलियत की भी जो है वो काफ़ी सारी खबरें सामने आ रही हैं कि बहुत ज़्यादा एक स्ट्रांगली उनको कंसिडर किया जा रहा है अगर टीम में कोई तब्दीली की तरफ जाते हैं। तो आप देख रहे हैं कि उनको किसी तरीके से शामिल किया जा सकता है या उनका होना चाहिए था टीम के अंदर? देखिए, शोएब मलिक तजुर्बाकार खिलाड़ी है और इस महीने उसको इंटरनेशनल क्रिकेट में एंट्री करते हुए
जो है वो 22 साल हो जाएंगे, क्योंकि 1999 में मुझे अच्छी तरह से याद है, मैंने इनका पहला मैच कवर किया था, शारजा में था वो 14 अक्टूबर 1999 को। तो उसके बाद से ये क्रिकेट खेलने इन और आउट हुए, तजुर्बा बहुत है, दुनिया भर में लीग में इनको खिलाया जाता है। अभी भी जिस तरह की उन्होंने 80 से ज्यादा रन की जो इनिंग्स खेली थी रावलपिंडी में, उन्होंने बताया कि तजुर्बे का कोई नेमुल बदल नहीं। और अब से 3 साल पहले 2018 में जब मुत्तहिदा अरब अमारात में एशिया कप हुआ था, तो लोग कह रहे थे कि पाकिस्तान तो यहाँ सारी क्रिकेट खेला है, पाकिस्तान फाइनल में पहुंचेगा, लेकिन पाकिस्तान फाइनल में भी नहीं पहुंच सका। भारत और बांग्लादेश का फाइनल हुआ। और खास बात यह है कि अबू धाबी का जो मैच था अफगानिस्तान के खिलाफ, वो पाकिस्तान हार जाता अगर शोएब मलिक अपनी बैटिंग के जरिए पाकिस्तान को फतह से हमकिनार न कराते। तो वही बात आ गई कि हफीज तजुर्बाकार तो है, लेकिन शोएब मलिक की अशद जरूरत है, क्योंकि इसके बाद उनका करियर तकरीबन खत्म हो जाएगा। 1982 में, यकूम फरवरी 1982 को पैदा हुआ, तो उनका करियर खत्म हो जाएगा, 40 साल के हो जाएंगे अगले साल। लेकिन समझ में नहीं आ रहा कि चीफ सेलेक्टर को नजर नहीं आए शोएब मलिक, या उनको रखना नहीं चाहते थे। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। अब देखें, अभी भी इंतजार में तो है लोग कि शायद कोई तब्दीली अमल में आए, लेकिन बज़ाहिर वक्त हाथ से निकलता जा रहा है। और जो वक्त गुजरता जाएगा, फिर किस तरीके से आप प्लेयर्स को जो है इंडक्ट करेंगे। रिप्लेसमेंट की लास्ट डेट जो है वो 10 अक्टूबर है। 10 अक्टूबर तक आप अपना स्क्वाड तब्दील कर सकते हैं, जो आईसीसी की जानिब से दिया गया है। मिर्जा साहब, कुछ खबरें ये भी सामने आ रही हैं कि फ़खर जमान जो है वो शायद कौमी टीम में शामिल हो जाए, स्क्वाड में उनका नाम आ जाए। और अगर हम उनको कंपेयर करें इस वक्त शर्जील खान से, शर्जील खान इस वक्त टॉप 3 रन स्कोरर्स में शामिल हैं नेशनल T20 कप के। बड़ी ज़बरदस्त तरीके से वो बैटिंग कर रहे हैं। बाबर आजम और साहिबजादा फरहान के बाद जो है वो तीसरे नंबर पर उन्हीं का नाम सामने नजर आ रहा है इस वक्त लिस्ट के अंदर। किस तरीके से देख रहे हैं, फ़खर जमान के साथ जाना चाहिए या फिर शर्जील खान के साथ अगर कोई तब्दीली होती है? देखें, शर्जील खान के तो हक में नहीं है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन रमीज राजा, उनका ये मौक़िफ़ है कि जिन खिलाड़ियों ने माजी में किसी भी सरगर्मी में मुलव्विस रहे, अगर शर्जील खान माफ़ी मांग कर आ गए हैं, उन्होंने रिहेबिलिटेशन का प्रोसेस भी पूरा किया, लेकिन रमीज राजा तो है वो उन खिलाड़ियों के हक में नहीं है जो चेयरमैन है। वो माजी में भी बयानात देते रहे, आमिर के खिलाफ भी उन्होंने बयान दिया, तो शर्जील का तो चांस बनता नहीं है। अब देखते हैं फ़खर जमान को। फ़खर जमान के लिए वाइस कैप्टन मोहम्मद रिजवान बड़ा उनका स्ट्रॉन्ग केस लेकर गए, लेकिन अब देखते हैं कि फ़खर जमान आते या नहीं आते। अभी मैंने यही कहा ना वजाहत के, अब कल से जो है ना मैच खेल के कल से बायोसिक्योर बबल में खिलाड़ी चले जाएंगे, तो जो जाते हैं तब पता चलेगा कि कौन कौन क्या तब्दीली होती है, लेकिन बज़ाहिर इम्कान कम है बहुत। मिर्जा साहब, आखिरी सवाल आपसे मैं ये पूछना चाहूँगा कि माइकल होल्डिंग ने कमेंट्री से जो है वो अभी रिटायरमेंट का ऐलान किया। काफ़ी साल उन्होंने ज़बरदस्त कमेंट्री से हमें जो है वो एंटरटेन किया है। उन्होंने जो है वो इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड का आड़े हाथों लिया। उन्होंने अपना एक बहुत ही सख्त स्टेटमेंट दिया है इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड के खिलाफ। किस तरीके से देख रहे हैं उसको आप? देखिए, बेन जॉनसन का ताल्लुक जो है वो जमैका, उसका माइकल होल्डिंग का जमैका से है। बेन जॉनसन एक एथलीट थे, यूसेन बोल्ट, ये सब जमैका के। और माइकल होल्डिंग की बड़ी रिस्पेक्ट है। जब वो जाते थे बॉलिंग करने के लिए, तो लोग कहते थे कि वो अंपायर डिकी बर्ड ने कहा कि मुझे ऐसा लगता था कि हवा का झोंका मेरे पास से गुजर गया। तो मुझे लग रहा है कि जो जिस तरीके से माइकल होल्डिंग सच बात करते हैं, पहले देखें माइक एथरटन ने बात की, फिर डेविड गावर ने बात की, अब माइकल होल्डिंग ने आड़े हाथों लिया है इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड को। तो माइकल होल्डिंग बड़े ब्लंट है और हमेशा सच्ची बात करते हैं। उन्होंने कभी उसूलों पर समझौता नहीं किया, और अब तो कमेंट्री भी छोड़ चुके हैं, उनका कोई इंटरेस्ट भी नहीं है। लेकिन इसके बावजूद जिस तरह से उन्होंने स्टेटमेंट दिया है, मैं समझता हूँ पाकिस्तान के लिए खुशाइन बात है, और इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड के लिए ये सुबकी का बायस है। बिल्कुल एक कॉन्स्पिरेसी थी जो एक्सपोज हुई। बहुत बहुत शुक्रिया मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब हमसे बात करने के लिए। बात करेंगे कुछ, इस वक्त नेशनल T20 कप जारी है और खिलाड़ियों की जो है वो कुछ परफॉर्मेंसेस कुछ की बहुत ही ज़बरदस्त है, और जिनसे उम्मीद की जा रही थी, जिनसे तवक्कुआत थी कि वो शायद कुछ परफॉर्म करेंगे और पाकिस्तान के वर्ल्ड कप T20 कैंपेन के लिए जो है वो अपनी तैयारी करेंगे, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा मायूस किया है। हमें ज्वाइन कर रहे हैं, तो बात करने के लिए सीनियर क्रिकेट एनालिस्ट हैं जनाब फवाद मुस्तफ़ा साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू द शो। मुझे सर ये बताइएगा कि बाबर आजम की बात करें, सेंचुरी स्कोर की, उन्होंने बड़े ज़बरदस्त रन बनाए, अब तक टॉप स्कोरर हैं नेशनल T20 कप के। साहिबजादा फरहान जो है वो बड़े ज़बरदस्त परफॉर्म कर रहे हैं, सेकंड नंबर पर सबसे ज़्यादा रन बनाए उन्होंने, और साथ में शर्जील खान जो है वो तीसरे नंबर पर हैं, बहुत ज़बरदस्त हिट्स लगा रहे हैं, अच्छी बैटिंग कर रहे हैं। किस तरीके से देख रहे हैं आप बाकी बैट्समैनों को? देखिए, आपने जो वर्ल्ड कप के हवाले से सवाल किया है, तो हमारा जो भी परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, वो मिडिल ऑर्डर में जो हमने सिलेक्शन की है वो परफॉर्म नहीं कर रहे, और एक हसनैन उस तरह से नहीं कर रहे। तो अगर चेंजेस करनी है, पहली बात तो
क्यों करनी है? आपसे सवाल ये होगा कि आपने 15 दिन पहले एक टीम सेलेक्ट की थी और वो इस तरह से टूर्नामेंट खेल रहे हैं और एक्सपोज हो गए। तो अगर आपने चेंजेस करनी है तो फिर देर क्या कर रहे हैं? 15 को तो टीम निकल जानी है ना, कम से कम कुछ दिन पहले ही आप अनाउंस कर दें। बात 6 तारीख हो गई है। दूसरा ये कि भाई चेंज करनी है तो चेंज करने वाले से भी सवाल हो कि भाई आपने किस बेसिस पे टीम बनाई थी? अगर ये टूर्नामेंट नहीं होता और डायरेक्ट आप चले जाते तो फिर क्या होता? सो ये 2 सवाल बनते हैं और मेरा कहना है कि आप कोई भी चेंज करना चाह रहे हैं, अब लेट ना करें ना। आज 6 तारीख हो गई है, अब 15 को जाना है, 1 हफ्ते पहले। तो मजाक तो हमारा उड़ना ही है, ऑब्वियसली मजाक तो उड़ेगा, क्योंकि और कोई नजर नहीं आ रहा चेंज की वजह। अगर कोई इंजर्ड अनफिट हो जाते तो समझ आती, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब हमारे थोड़े से कुछ प्लेयर्स एक्सपोज हो गए तो अब हम उसका चांस लेते हुए चेंज कर रहे हैं। अगर हम बात करें शाहनवाज धानी की, फ़खर जमान की, और साथ में अगर हम बात करें शोएब मलिक की, इन 3 खिलाड़ियों के नाम जो है वो सबसे ज़्यादा सामने नज़र आ रहे हैं कि शायद ये मुतवक्को खिलाड़ी हैं जो रिप्लेस करेंगे पाकिस्तान के मिडिल ऑर्डर को और एक शायद हसनैन को बॉलिंग डिपार्टमेंट के अंदर। तो इन तब्दीलियों को किस तरीके से देख रहे हैं फवाद साहब? देखिए, एक तो मुझे किसी भी तरह नजर नहीं आ रहा था कि शाहनवाज धानी ने जिस तरह से PSL में परफॉर्म किया था वो T20 में इतने अच्छे टीम के साथ क्यों नहीं रहे। उन्हें टेस्ट टीम में रख लिया गया लेकिन T20 में नहीं रहे, फिर वो वापस आते हैं उसी तरह से परफॉर्म करते हैं नेशनल T20 में। तो शाहनवाज धानी, अगर चेंजेस होती हैं, ये तो मुझे नहीं पता, अगर होती हैं तो शाहनवाज धानी सबसे पहली चॉइस नजर आ रहे हैं मुझे, ठीक है। उसके बाद फिर मुझे नहीं समझ आता कि शर्जील खान जैसे प्लेयर को आप कैसे छोड़ सकते हैं। शर्जील जैसे प्लेयर को आप कैसे T20 में छोड़ सकते हैं UAE में, क्योंकि जिस किस्म का स्ट्राइक रेट चाहिए और पहले 6 ओवर में ही रन होंगे UAE में। सो वो एक ऐसा प्लेयर है कि मुझे टीम में होना चाहिए। मेरे हिसाब से फखर और शर्जील के अलावा उसमें कोई है ही नहीं जिस किस्म की T20 क्रिकेट होती है। बाबर नीचे एडजस्ट हो सकते हैं, रिजवान नीचे एडजस्ट हो सकते हैं, लेकिन ओपनर आपके ये 2 बेहतरीन हैं और इनके बगैर आप जाएंगे तो आप गलती करेंगे, गलती करेंगे कि दोनों आपके पास बेहतरीन T20 को ओपनर और आप दोनों को नहीं खिला रहे। अब ये गलती हो गई है, आपने जबरदस्ती का उन्हें ऊपर एडजस्ट कर दिया है, वो गलत है। ये मैं आपको बता दूं, नो डाउट दे आर गुड प्लेयर्स, बट जो स्टैंडर्ड T20 की रिक्वायरमेंट है उसमें इसकी वो शर्जील और फखर है। अगर हम कुछ बात करें आज़म खान की, आसिफ अली की, खुशदिल शाह की और शोएब मकसूद की, जिन्होंने हमारा मिडिल ऑर्डर संभालना है वर्ल्ड कप T20 के अंदर, तो रन्स टेबल जो है, जो अभी तक नेशनल T20 कप के अंदर जो बैट्समैनों ने रन्स स्कोर किए हैं उसके अंदर उनका नाम बहुत नीचे है। इवन शोएब मलिक ने कम मैचेस खेले हैं, वो काफ़ी ऊपर हैं चारों नामों से। सरफराज अहमद की बात करें, आज भी उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त इनिंग्स खेली है, उनका नाम काफ़ी ऊपर है। और इवन सऊद शकील ने जो है वो उन चारों बैट्समैनों से ज़्यादा रन्स स्कोर किए अब तक नेशनल T20 कप के अंदर। उनको तो T20 बैट्समैन भी शुमार नहीं किया जाता। और सिंध जो है वो अच्छी खासी उन्होंने फतुहात भी समेटी है। किस तरीके से देख रहा है आप इनको? देखिए, सऊद इज अ वेरी गुड बैट्समैन, बट वो T20 क्रिकेट के हवाले से नहीं है। वनडे क्रिकेट, टेस्ट क्रिकेट खेल में एडजस्ट हो सकते हैं। जहां तक आपने बात की सुहेब की, अपना खुशदिल की और आजम की, अच्छा आजम मैं आपको बता दूं, मैं सिर्फ इसलिए बात करूंगा जिस चीज पे वो सिलेक्ट हुए हैं, वो एज ए विकेट कीपर बैट्समैन सिलेक्ट हुए हैं। या तो अगर उन्हें अपने 5 नंबर के रोल में विकेट कीपर को इस्तेमाल करना है, फिर तो मिडिल ऑर्डर में आई स्टिल बिलीव कि सरफराज से अच्छा कोई प्लेयर इस वक्त मौजूद नहीं है, चाहे वो वनडे क्रिकेट है चाहे वो T20 क्रिकेट है, 4 से 5 नंबर के लिए। लेकिन अगर आपने 7 नंबर पे खिलाना है तो फिर मैं आजम को प्रेफर करूंगा, क्योंकि विकेट कीपिंग, आपको सिर्फ बताने की बात यह है कि अगर आप ओवरऑल देखें तो 120 बॉलें खेली जाती हैं T20 में फेंकी जाती हैं। अच्छा, अगर आप ये उसका लोगों ने एनालिसिस भी किया है कि 5 से 7% बॉलें कीपर के पास जाती हैं, जो बनती हैं तकरीबन 14-15 इस टाइप की। तो आप अगर इस तरह से अंदाजा करें कि अगर 15 से 20 बॉलों के लिए आप आजम को कीपर बनाते हैं और साथ में 8 नंबर पे बैटिंग कराते हैं, तो वो ये भी एक अप्रोच चल सकती है। लेकिन अगर आपने 5 नंबर पे खिलाना है, विकेट कीपर को मिडिल ऑर्डर चाहिए, तो सरफराज इज द बेस्ट। चाहे वो वनडे क्रिकेट है चाहे वो टेस्ट क्रिकेट में, तो ऑब्वियसली रिजवान नीचे आके खेल रहे हैं, लेकिन रिजवान अगर ऊपर खेल रहे हैं तो मिडिल ऑर्डर में मैं सरफराज को रखूं 5 नंबर पे हर किसी के ऊपर। फवाद साहब, शोएब मलिक की बात करते हैं कुछ। शोएब मलिक ने जो है वो कम मैचेस खेलकर इन तमाम बैट्समैनों के जिनके मैंने नाम लिए अभी, उनसे ज़्यादा रन स्कोर किए हैं। और अगर हम उनका एक्सपीरियंस देखें, वो सबसे काफ़ी ज़्यादा उन्होंने T20 क्रिकेट्स खेली हैं, पूरी दुनिया में लीग क्रिकेट भी खेली है। और साथ में अगर हम मुत्तहिदा अरब इमारात की कंडीशंस की बात करें तो वेल सूटेड भी दिखाई देते हैं। उनकी शमूलियत को और कुछ होता दिखाई दे रहा है आपको? शोएब एक्सपीरियंस प्लेयर हैं,
उनके लेवल के हफीज भी हैं, वो भी उस तरह खेलते हैं। देखिए मुझे ना, अगर आपने मिडिल ऑर्डर की बात कर रहे हैं और विकेट कीपर बैट्समैन के साथ जाना है और अगर रिजवान ने ऊपर ही खेलना है, तो मैं 5वें नंबर पे सरफराज को प्रेफर करूंगा। अगर आपने 6-7 नंबर के पे खिलाना है, शोएब मलिक का नंबर बनता है 3 से 4, शोएब 6 नंबर पे आके नहीं उस तरह से कर सकते, उन्हें थोड़ा टाइम लगता है खेलने में। प्रॉब्लम सारी है कि आपने किस नंबर पे किस प्लेयर को खिलाना है, उस नंबर के हिसाब से वो फिट हो सकता है या नहीं हो सकता, ये देखना जरूरी है। और शोएब भी ऑब्वियसली ऑलमोस्ट अपने करियर के एंड पे ही हैं, अगर खेलेंगे तो ये आखिरी वर्ल्ड कप होगा, तो उन्हें भी इस्तेमाल किया जा सकता है और उन कंडीशंस में बड़े यूजफुल हो सकते हैं, बॉल भी कर सकते हैं। सो अब देखना, ये वही हमारा आपकी बात है कि जी कब चेंजेस कर रहे हैं, क्या चेंजेस कर रहे हैं। फवाद साहब, बात करेंगे कुछ पाकिस्तान के बॉलिंग डिपार्टमेंट की। नेशनल टी20 कप के अंदर शाहीन शाह अफरीदी ज़बरदस्त फॉर्म में दिखाई दे रहे हैं, सबसे ज़्यादा लीडिंग विकेट टेकर भी हैं इस वक्त, और उनके साथ अगर हम बात करें तो हसन अली जो है वो भी अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं। उनको कुछ इंजरी के इश्यूज़ हुए थे लेकिन वो उससे रिकवर कर गए और अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं। साथ में अगर हम हारिस रऊफ़ की बात करें, उन्होंने भी अच्छी बॉलिंग की है। अगर हम मवाजना करें, वहाब रियाज इस वक्त सेकंड नंबर पे लीडिंग विकेट टेकर हैं, इकॉनमी रेट भी उनकी बड़ी अच्छी रही है। उनकी इंक्लूजन को किस तरीके से देख रहे हैं? सर मेरा सवाल जो है ना बिल्कुल मुख्तलिफ है। फास्ट बॉलर कोई 19, 20 इस तरह के हमारे पास सारे हैं, इवन धानी भी आ जाता है। वहां पर जो डिफरेंस डालेगा वो स्पिनर डालेगा। क्या हमारे स्पिनर्स क्वालिटी के हैं जो फर्क डाल सकते हैं, सवाल पहला ये बनता है। तो वो मुझे एक चीज बड़ी लग रही है कि अगर मैं ओवरऑल स्पिनर को देखता हूँ तो ठीक है, ऑलराउंडर स्पिनर्स हैं, बट वो क्वालिटी के स्पिनर्स हैं, ये चीज टूर्नामेंट में जाते होंगे और स्पिनर सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेंगे। यही मुझे वर्ल्ड कप होने जा रहा है, फास्ट बॉलर से भी जाना। फवाद साहब, क्योंकि स्पिनर्स की आपने बात की, अगर बात करें हम इमाद वसीम की 3 विकेटें हैं, शादाब की 4 हैं, उस्मान खादिर की 5 हैं, नवाज की सिर्फ 6 विकेटें हैं, किस तरीके से रेट करेंगे इस वक्त हमारे स्पिन अटैक को? यार ये विकेटों से ना कुछ होता नहीं है। ऑब्वियसली ये हम कोई जूनियर लेवल की तो सिलेक्शन कर नहीं रहे कि 16 अंडर 16 अंडर 13 की जी उसने 4 विकेटें ली हैं, इसने 6 विकेटें ली हैं। प्लेयर का कैलिबर होता है, देख के पता चल जाता है। विकेटें तो होती हैं या नहीं होती हैं, ये सब एक्सपीरियंस प्लेयर हैं, प्रोफेशनल्स हैं। अब इनकी सिलेक्शन इस बेसिस पे थोड़ी होगी कि 3 विकेटें ली हैं और 4 विकेटें ली हैं। ये सब एक्सपीरियंस प्लेयर हैं, तो कभी आउट कम किए ज्यादा किए, उससे क्या होता है। और आपके पास दूसरे कौन से ऑप्शन मौजूद हैं इनके बता दें। अगर रिप्लेसमेंट में एक जाहिद महमूद हैं और तो मुझे भी कोई नजर नहीं आ रहे, तो विकेटें कोई बड़ी सेकेंडरी सी चीज होती है। एक्सपीरियंस प्लेयर हैं, अब देखना ये है कि वहां जाके किस तरह ये डिलीवर करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। फवाद साहब, लाहौर जो है वो 9 सालों के बाद नेशनल टी20 कप को होस्ट कर रहा है। आखिरी बार 2012 में नेशनल टी20 कप का इनेकाद लाहौर में हुआ था। पिचेस की जो कंडीशंस हैं लाहौर के अंदर, वो उसको अगर हम कंपेयर करें मुत्तहदा अरब इमारात की कंडीशन से, स्पेशली अगर पिच की बात करें, तो किस तरीके से देख रहे हैं उसको? अभी तो देखिए पहला मैच खेला जा रहा है, अब इसमें देखना है कि किस तरह से विकेट्स खेलते हैं। देखिए विकेट लाहौर जो आ जाए या पाकिस्तान, यूएई के मुकाबले में यहाँ पर ज्यादा बॉल बैट पे आता है। लेकिन आप यूएई का अगर आप एक्सपीरियंस की बात करें तो आई डोंट थिंक कि किसी और दुनिया की टीम को इतना एक्सपीरियंस होगा जितना पाकिस्तान को है। और पाकिस्तान जितना सक्सेसफुल रहा है यूएई में, बहुत कम दुनिया की टीमें रही हैं। आप समझ लें अपने तकरीबन 10-15 साल क्रिकेट वहीं खेली है और हमारे पीएसएल भी सारे वहीं हुए हैं। पीएसएल की टीमें यूएई में टॉप कर रही थी, जब वो पाकिस्तान नहीं तो उस तरह से परफॉर्म नहीं किया। तो यूएई का हमें बहुत सारा एक्सपीरियंस है, एडवांटेज है, तो वो एक बड़ी चीज है। और जिस तरह से यूएई नजर आया है पिछले सालों में, उससे यही लगता है कि 150-60 मैक्सिमम 170 ऐसे रन हुआ करेंगे कि जहां आप मैच बना लिया करेंगे। तो हम इसलिए एडवांटेज है हमें यूएई में T20 वर्ल्ड कप में बेहतर खेल के आगे बढ़ने का। फवाद साहब, हम क्योंकि सिलेक्शन के ऊपर बात कर रहे थे, मुझे बताइएगा अगर कौमी टीम में कोई तब्दीलियां होती हैं, क्योंकि इट्स ऑलरेडी द 11th आवर, जिस तरीके से आपने जिक्र किया कि अब 10 तारीख में सिर्फ चंद ही दिन बाकी रह गए हैं और अगर कोई टीम में तब्दीली होनी है तो इस वक्त ही टाइम है। और अगर कोई तब्दीली होती है तो चीफ सिलेक्टर मोहम्मद वसीम के मुस्तकबिल पर कोई सवालिया निशान उठेगा, किस तरीके से देख रहे हैं उनके मुस्तकबिल को? मुझे तो बस यही लगता है चेंजेस होती हैं, और वैसे भी आप देख लें यहाँ पर हर आने वाले दिनों में नई, बिकॉज चेयरमैन नए आए तो काफी हद तक लोग जा रहे हैं, नए लोग आ रहे हैं। सो मुझे लगता है कि उनकी नई टीम आ जाएगी और वेट यही किया जा रहा है कि टीम अनाउंस हो जाए, यही अनाउंस करें और इसके बाद टीम रवाना हो जाए, फिर चेंजेस की जाए। ये तो अच्छी बात नहीं होगी कि आप नया चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी लगा के आप फौरन ही चेंजेस करें और
वो कहे कि जी पहली टीम मेरी नहीं थी और ये बाद में मैंने टीम बनाई है। तो जिसने जो अभी वर्ल्ड कप की टीम जिसने अनाउंस करना का जिसे काम दिया था वही करेगा। बिल्कुल, जिसने टीम अनाउंस की है उसी ने ही इसको पूरे इख्तिताम तक पहुंचाना है। और अब देखना यह है कि अगर कौमी टीम में कोई तब्दीली होती है तो वो कौन से नाम होंगे जो टीम में शामिल होंगे। बात को यहीं से जारी रखेंगे। सी यू आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे नेशनल टी20 कप की और कुछ एक्सपेक्टेड चेंजेस की, कुछ मुतवक्को तब्दीलियां पाकिस्तान की वर्ल्ड कप टी20 की स्क्वाड में जो हो सकती हैं। उनके नाम भी कुछ काफ़ी सारे जो हैं वो सामने आए हैं और अब देखना यह है कि वक्त जो है वो काफ़ी कम है और तब्दीलियाँ हो सकेंगी या नहीं हो सकेंगी, क्योंकि खिलाड़ियों ने परसों से जो है वो बायोसिक्योर बबल के अंदर चले जाना है और उसके चंद ही रोज़ के बाद पाकिस्तान की टीम ने रवाना होना है मुत्तहदा अरब इमारात के लिए। और अब वक्त काफ़ी कम है और कौन से खिलाड़ी जाएंगे और कौन से खिलाड़ी नहीं जाएंगे इस पर एक सवालिया निशान है। इसी बारे में बात करने के लिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर क्रिकेट एनालिस्ट हैं जनाब सैयद हैदर साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू द शो। आप मुझे बताइएगा कि एक मेंटली तौर पर, क्योंकि इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड ने भी ऐसे ही कुछ इल्ज़ाम लगाया था कि वो खिलाड़ियों को मेंटल प्रेशर में नहीं डालना चाहते वर्ल्ड कप से पहले, तो हमारे खिलाड़ियों के ऊपर आखिर क्यों इस तरीके का प्रेशर डाला जा रहा है? अगर कोई तब्दीलियाँ करनी है तो अभी ऐलान कर दें। देखिए, ये तो हमारी रवायत रही है कि प्लेयर्स को हमेशा मेंटल प्रेशर में रखते हैं और ये मैनेजमेंट की गलती है कि मैनेजमेंट को जो है वो वक्त पे डिसाइड करना चाहिए कि कौन से प्लेयर्स जो हैं वो फाइनल होंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं, ये शायद कोई तब्दीली ना करें। हो सकता है कि एक आध तब्दीली मोहम्मद हसनैन या आजम खान में से किसी एक को करें, लेकिन उसके अलावा कोई और तब्दीली के चांसेस नहीं है। शोएब मलिक के लिए बहुत बातें हो रही हैं स्क्वाड में इंक्लूड करने की, लेकिन मेरे ख्याल से रमीज राजा उसके लिए तैयार नहीं है। एज ए चेयरमैन पीसीबी वो किसी भी ऐसे प्लेयर के लिए तैयार नहीं है कि जिसने पिछले 6 महीने में टीम के साथ नहीं खेला है। तो ये एक मुश्किल मरहला है प्लेयर्स के लिए। वो भी, उनके सर पे भी तलवार लटक रही है कि पता नहीं वो ड्रॉप हो जाएंगे या जाएंगे। तो मैनेजमेंट को सोचना चाहिए, इस तरह किसी बड़े इवेंट में, मेगा इवेंट में ऐसे नहीं जाते हैं। मेंटली प्रिपेयर्ड होना चाहिए और उनको तैयार रहना चाहिए कि वो अब ये उनका एक टास्क बन जाना चाहिए कि अब हमें जाके वर्ल्ड कप खेलना है, ना कि ये कि लास्ट मोमेंट पे वो सोचें कि हम जाएंगे या नहीं जाएंगे। तो ये बड़ी अच्छी सूरत हाल नहीं है। अगर आजम खान ड्रॉप होते हैं तो उनको रिप्लेस होते हुए, क्योंकि एज ए बैकअप विकेट कीपर भी हम आजम खान को लेके जा रहे थे, आपको सरफराज अहमद की जगह बनती हुई दिखाई दे रही है आपको? नहीं, मेरे ख्याल से सरफराज अहमद तो किसी तौर भी सेलेक्टर्स की लिस्ट में शामिल नहीं है। हालांकि सरफराज ने ये नेशनल टी20 वर्ल्ड कप जो है बहुत अच्छा खेला है और कई मैचों में अच्छी बैटिंग की है, कप्तानी भी बहुत उम्दा की है। लेकिन आप देखें, जो चीज़ें उनकी प्लस में हैं इस वक्त, वही चीज़ें इग्नोर करके तो उनको हटाया गया था, उनको टीम से निकाला गया। तो अब इस वक्त इस मोमेंट पे सरफराज का तो कहीं पे इंडक्शन नज़र नहीं आता है। हो सकता है कि सरफराज अगर कोई रिप्लेसमेंट इस सूरत में होती, कोई इंजरी वगैरह होती, तो सरफराज के लिए सोच सकते थे। और अगर सरफराज की परफॉर्मेंस पे देखा जाए तो वो तो एक पहले भी स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट थे, टी20 में अच्छा खेलते रहे, टी20 में कैप्टनशिप की, कप्तानी की, टीम को नंबर 1 बनाया। तो सरफराज एक बहुत ही मेहनती खिलाड़ी हैं। अगर अभी भी उनको टीम में शामिल करते, ये खिलाते, तो इनके काम आते। लेकिन मेरे ख्याल से मैनेजमेंट भी और पीसीबी के चेयरमैन भी, मेरी पीसीबी के चेयरमैन से चैंपियंस ट्रॉफी में बात हुई थी तो वो तो उस वक्त भी सरफराज के खिलाफ थे कि सरफराज को कप्तानी से हटा देना चाहिए, सरफराज इस काबिल नहीं है। तो ये वो चीज़ें सारी अभी सामने आ रही हैं क्योंकि वो चेयरमैन बन गए और उनका अमल दखल बहुत है, इंटरफेरेंस बहुत है सिलेक्शन में। तो मैं नहीं समझता कि सरफराज के लिए कोई उम्मीद की शमा है। मैं समझता हूँ मेरे ख्याल से आजम खान ही जाएंगे। हैदर साहब, अगर कोई कौमी टीम के अंदर तब्दीली की जाती है स्क्वाड में वर्ल्ड कप के लिए, हम समझें कि फिर वो कैरियर का इख्तिताम है चीफ सिलेक्टर मोहम्मद वसीम के लिए? बिल्कुल, मोहम्मद वसीम का तो वैसे भी मैं बता दूं आपको ये लास्ट ही है, क्योंकि रमीज राजा ने डिसाइड कर लिया है कि हर उस आदमी को वो रिप्लेस करेंगे जो पहले से बोर्ड में काम कर रहा था, मैनेजमेंट में था। उन्होंने वसीम खान को फारिग कर दिया, उससे पहले उन्होंने कोचेस को फारिग किया, उससे पहले उस आते ही उन्होंने कुछ और स्टाफ में तब्दीलियां की। तो मोहम्मद वसीम तो वैसे भी रमीज राजा की कहीं भी किसी गुड बुक में शामिल नहीं है। वो तो उस वक्त भी उनको कुछ नहीं समझते थे जब वो क्रिकेट खेला करते थे मोहम्मद वसीम। तो मोहम्मद वसीम तो वैसे भी चीफ सेलेक्टर बनने के अहल थे ही नहीं।
उनको वसीम अकरम की वजह से लाया गया था, क्योंकि वसीम अकरम के जो है सपोर्ट थी इनके पास। तो वसीम खान भी चाहते थे कोई ऐसा आदमी हो जो बोले भी नहीं, चुपचाप काम करता रहे, तो मोहम्मद वसीम को ले आए थे। लेकिन मेरे ख्याल से ये जो अब T20 वर्ल्ड कप की टीम सेलेक्ट की है मोहम्मद वसीम ने, उसके बाद इनका काम पूरा हो गया है। अब नए सेलेक्टर मोहम्मद अकरम को बनाने की बात हो रही है, तो वही आएंगे और वो रमीज राजा की गुड बुक में शामिल है अकरम, तो वही टीम सेलेक्ट करेंगे। हैदर साहब, वर्ल्ड कप जो है वो बिल्कुल सर के ऊपर आ चुका है और अब तक हेड कोच की भी तैनाती नहीं हुई है। सकलैन मुश्ताक का नाम उसमें जो है वो सर फहरिस्त था, लेकिन अब तक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने किसी किस्म का ऐलान नहीं किया है। इवन मैथ्यू हेडिन और फ्लेंडर की बात करें तो उन्होंने भी पाकिस्तानी टीम को अभी तक ज्वाइन नहीं किया है। ऑब्वियसली हम बायो सिक्योर बबल के अंदर जाएंगे और उसके बाद टीम जो है वो मुत्तहदा अरब इमारात रवाना होगी। किस तरीके से देख रहे हैं इसको? बहुत मुश्किल है कि ये हेड कोच अब बना सकें, क्योंकि हेड कोच अगर बनाना हो तो अब तक बना चुके होते हैं। मैं समझता हूँ कि ये इसी टीम को मैथ्यू हाइडन और फ्लैंडर्स से फायदा उठाने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा कोई इनके पास कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। अब वो हाइडन और वो कब दुबई पहुंचेंगे ये भी अभी तक क्लियर नहीं है। न्यूज़ तो ये है कि फ्लैंडर्स ने तो आने से भी इनकार कर दिया है, लेकिन कंफर्मेशन नहीं है। तो अब देखना ये है कि टीम जाती है कैसे जाती है, बिल्कुल देखना होगा। बहुत इंटरेस्टिंग सिचुएशन है कि अभी तक कोच का ऐलान भी नहीं किया गया। हमें ज्वाइन करें साबिक टेस्ट क्रिकेटर जनाब हसन रजा साहब। अस्सलाम वालेकुम हसन, वेलकम टू द शो। मुझे बताइएगा कि अभी तक कौमी टीम की कोच का भी ऐलान नहीं किया गया, हेड कोच कौन होगा, हेडिन और फ्लेंडर कब ज्वाइन करेंगे टीम को ये भी नहीं पता। किस तरीके से देख रहे हैं सूरत हाल को? देखिए, आपके पास में लिखा था, आपने पहले भी प्रीवियस से कुछ कोचेज आए थे, फॉरेन कोचेज आए, कुछ अच्छे रहे, उसके बाद चले गए। मगर हेडन देखते हैं किस तरह से भी ज्वाइन करते हैं। मगर अब तो वर्ल्ड कप बिल्कुल करीब आ गया है और जो भी प्रिपरेशन उन्हें करनी थी, जो भी चीजें करनी थी वो हो गई नहीं है। मगर अब बहुत ज्यादा फोकस जो होगा वो मैचेस पे होगा और जितने भी मैचेस हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट होंगे, क्योंकि न्यूजीलैंड चलेंगी थी वापस और न्यूजीलैंड से मैच है, उसके बाद फिर इंडिया से मैच होगा और ये पूल जो है बहुत ही डिफिकल्ट होगा। इसमें देखना ये है कि फर्स्ट राउंड जो बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। सिलेक्शन पर डिबेट चल रही थी काफी। अभी जो भी टीम होगी डिसाइड या चेंजेस होने वाली हैं वो तो फर्दर पीसीबी अभी रमीज राजा साहब आए चार्ज संभाल रहे हैं। लेट्स सी, देखते हैं किस तरह से करेंगे वो भी चीजें। मगर अब वर्ल्ड कप करीब आ गया ऑलमोस्ट, तो देखना है कि किस तरह से फोकस होकर खेलेंगे और क्या विनिंग कॉम्बिनेशन रहेगा टीम का पाकिस्तान। हसन, क्योंकि आपने जिक्र किया कौमी टीम में तब्दीलियों का, आपको लगता है, आपको एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कोई चेंजेस होंगे कौमी टीम में नेशनल T20 कप की परफॉर्मेंसेस के ऊपर? और अगर आपको लगता है कि नहीं भी होते तो क्या होने चाहिए कुछ तब्दीलियां? तब्दीलियां अगर होनी भी चाहिए थी तो मगर अंडर प्रेशर भी रहेंगे। कुछ लोगों के प्लेयर्स के नाम आए हैं, उसके बाद वो ड्रॉप हो जाएंगे, मगर फिर भी अंडर प्रेशर रहेंगे। मगर इम्पोर्टेंट ये है कि सारा प्रेशर जो है वो मोहम्मद वसीम पे जा रहा है, चीफ सेलेक्टर, क्योंकि सबकी विकेट्स आहिस्ता आहिस्ता उड़ती जा रही हैं। वसीम खान जो है वो उसके बाद चले गए, रिजाइन देके इस्तीफा दिया और भी कह रहे थे, बोर्ड में खबरें आती है कि जो एम्प्लॉय है, जो लोग हैं, उनको भी निकाला जाएगा फर्दर आगे फ्यूचर में। तो रमीज राजा कोशिश यही कर रहे हैं कि सारी जो बोर्ड में जितने भी एक्सपेंसिव थे, कितने लोग जो एम्प्लॉयज है वो उनको कम करा जाए और जो क्रिकेट बेसिकली मकसद फोकस है उस पर रखा जाए। बिल्कुल, अब देखना होगा कि किस तरीके से इसके आगे वो लेकर जाता है। अच्छा, रमीज राजा साहब ने हसन कराची का दौरा किया और उन्होंने इस ख्वाहिश का इजहार किया है कि वो नेशनल स्टेडियम के साथ करीब में जो है एक 5 स्टार होटल जो है वो तामीर करना चाहते हैं, ताकि जो भी टीमें पाकिस्तान का दौरा करे, कमेंट्री स्टाफ हो गया और जो सपोर्टिंग स्टाफ होता है, चाहे ब्रॉडकास्ट का हो या दीगर उमूर का हो, तो उनको उस होटल के अंदर ठहराया जाए। पॉसिबल लग रहा है आपको और क्या ये इकदाम ज़रूरी है? देखिए, मेन मकसद तो हमारी जो है क्रिकेट को फोकस करना है, मैंने पहले भी बताया। मगर अब टीमें जैसे जा रही हैं, अब जितनी भी टीमें जो है वो जितना भी पैसा खर्च कर लेंगे पीसीबी का, जितनी भी इन्वेस्टमेंट कर लेंगे, बेसिक मकसद क्रिकेट को इम्प्रूव करना है पाकिस्तान की। और जितने भी बिजनेसमैन लोग थे उनसे कोई डिस्कशन किए हैं और कराची में मुलाकात हुई है। अभी देखना यह है कि टीमें कौन कौन सी कन्विंस करेंगे जो वापस आएंगी। मगर वही सिक्योरिटी रीजन होता है उनको और प्रोटोकॉल उनको चाहिए होता है। आप जितने भी टीमें करीब कर लेंगे, मगर फर्दर क्रिकेट को फोकस करना है। PSL आएगी, उसको फोकस कर रहे हैं और जो सीरीज है आगे उनको फोकस करें, rather than कि हम दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से चीजों को सोचें। हसन, रमीज राजा ने जो है वो 6 क्रिकेटिंग एसोसिएशंस को भी जो है वो एक अहम पैगाम जारी किया है। उन्होंने क्रिकेट स्ट्रक्चर को जो है वो दोबारा रिवैम्प करने का कहा है। स्पेशली उन्होंने फोकस करने के लिए कहा है क्लब और स्कूल क्रिकेट के ऊपर। किस तरीके से देख रहे हैं इसको? ग्रास रूट लेवल जो है वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए हमारा। जैसे कि 6 रीजन बनाए गए हैं, क्रिकेट खिलाई जा रही है इसमें और डिपार्टमेंट्स वैसे ही खत्म हो गए हैं, तो 350-400 लड़का जो है बेरोजगार भी रहा है पिछले सीजन में। और कुछ लोग जो प्लेयर्स खेल रहे थे पुराने पास में, अंडर 19 प्लेयर्स और फर्स्ट क्लास प्लेयर्स, उन्होंने क्रिकेट खेलना ही छोड़ दी है।
तो बड़ा इंपॉर्टेंट होगा रोल ये कि पाकिस्तान को जो है बड़ा सोचना पड़ेगा ग्रास रूट लेवल पे, वरना एक टाइम पे था जब क्रिकेट खेलते थे, दुनिया में क्रिकेट खेले जाते थे, पूरे वर्ल्ड में खेलते थे, क्रिकेट इंप्रूव होती थी, यही प्लेयर को लीग खेलने जाते थे, मगर अब इम्प्रूवमेंट जो है वो मौजूद करनी पड़ेगी और ग्रास रूट लेवल, स्कूल लेवल, इन चीजों को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा ताकि प्लेयर्स हमारे ऊपर के सामने आए। बिल्कुल, बहुत ज़रूरी है इस चीज़ को देखना और मद्देनज़र रखना कि क्लब और स्कूल क्रिकेट से खिलाड़ी सामने आते रहें। बहुत बहुत शुक्रिया हसन रज़ा साहब हमसे बात करने का। हैदर साहब, आपकी तरफ मैं आऊँगा, रमीज़ राजा के दौरा कराची को किस तरीके से देख रहे हैं आप? देखिए, रमीज राजा कराची आए, बहुत अच्छी बात है, और ख़ास तौर से उन्होंने कराची में जो बिजनेसमैन उनसे मुलाकात की और वो चाहते हैं कि क्रिकेट में पैसा लगे। लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आता, एक तरफ आपने डिपार्टमेंटल क्रिकेट ख़त्म कर दी, जो डिपार्टमेंट्स, बैंक्स, कमर्शियल इदारे जो क्रिकेट को सपोर्ट कर रहे थे, अपने ग्राउंड्स उन्होंने बनाए, अपनी टीमें बनाई, एक तरफ आपने उनको बाहर निकाल दिया, दूसरी तरफ अब आप जो है नए उसमें पैसा उनसे लेना चाहते हैं। ये कैसे होगा? यानी आपकी तो खुद अपनी पॉलिसी ऐसी है कि कौन आप पे ट्रस्ट करेगा। अभी जैसे होटल की बात हो रही थी, 5 स्टार होटल नेशनल स्टेडियम में बनाने की, अब टीमें तो साल में एक आध दफा आती हैं, तो क्या पूरे साल वो होटल बंद पड़ा रहेगा? अगर बंद नहीं रहेगा तो फिर क्या वहाँ पे पब्लिक आएगी, लोग रहेंगे, तो फिर वो सिक्योरिटी जो चाह रहे थे वो तो खत्म हो जाएगी, वो तो कोई इसका फायदा नहीं होगा। असल में इनके पास जो है प्लान्स, एक तो प्लान नहीं है और प्लान को इम्प्लीमेंट करने का तरीका भी नहीं है। रमीज राजा बहुत ज्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत ज्यादा वो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, लेकिन उनको ये देखना पड़ेगा कि जो चीजें वो नई बातें कर रहे हैं ये कोई नई नहीं है, ये सब पुरानी बातें हैं, ये कमर्शियल पैसा, ये सब चीजें लगाने की बातें, ये सब पुरानी बातें, लेकिन आपने उसमें अमल ही नहीं किया। आप पहले जो है ये सोचें कि टीमें, प्लेयर्स कैसे चलेंगे। आप पहले जो बैंक्स पहले टीमें चला रहे थे, अभी बैंक, यूपीएल और दूसरे पीआईए वगैरह, आप उनको आमादा करेंगे, भाई आप दोबारा अपनी टीमें बनाएं, अपने प्लेयर्स को लाएं, तो उससे फिर क्रिकेट डेवलप होगी। आपने जो सिस्टम बनाया उससे नहीं हो सकता। ऐसे कौन है जो अपना पैसा लेकर आएगा, जी हमारे पास इतने पैसे आप ले लें हमसे, ये कौन करेगा? कोई पाकिस्तान में लोग ऐसे पैसे लिए हाथ में बैठे हुए नहीं है कि लाके लगा देंगे जब तक कि उनको फायदा ना हो। 1 के 10 नहीं बनेंगे जब तक वो पैसा कोई भी नहीं लगाएगा। हैदर साहब, रमीज़ राजा ने जो है वो, अभी मैंने जैसे हसन से सवाल भी किया था कि उन्होंने अब स्कूल और क्लब क्रिकेट के ऊपर फोकस करने का कहा है, जो रीजनल क्रिकेट एसोसिएशंस हैं उनको, और हम पीछे अगर हम प्रीवियसली पिछले 1-2 साल को देखें तो कोविड की वजह से सूरत हाल काफ़ी ख़राब थी। स्पोर्ट्स के जो फेस्टिवल्स थे, मैचेस थे, उनके ऊपर भी कुछ पाबंदियाँ थी एनसीओसी की जानिब से, और स्कूल्स भी बंद रहे हैं। तो आप किस तरीके से देख रहे हैं इसको आगे जाते हुए? ये बहुत मुश्किल काम है। देखें, स्कूल क्लब, स्कूल क्रिकेट जो है वो रीजनल एसोसिएशन का काम नहीं है, वो स्कूल का जो मिनिस्ट्री है उनका काम है। उनके जरिए आपको कोई स्कूल्स, कोई रीजनल, सपोज कराची क्रिकेट एसोसिएशन जो है वो कराची के स्कूलों को नहीं चलाती है ना। उनमें कभी आज तक इतनी पाकिस्तान की 70-80 साल की हिस्ट्री में कभी भी इन्होंने स्कूल क्रिकेट नहीं चलाई है। स्कूल क्रिकेट स्कूल्स चलाते हैं। स्कूल्स का हाल ये है कि सरकारी स्कूल जो है वो तो बंद ही पड़े रहते हैं, उसका तो कोई हाल नहीं। आज से 25-30 साल पहले सरकारी स्कूलों की टीमें हुआ करती थी। अब प्राइवेट स्कूल्स जो हैं, सिटी स्कूल जैसे लोग जो हैं, वो तो उनका तो लेवल ही अलग है। वो कैसे आपके सिस्टम में आएंगे? एक बड़ी अजीब सी बात है कि वो ग्रास रूट पे काम करने की बात तो हर एक करता है। हसन रजा मौजूद है, ये स्कूल से आए थे, ये डायरेक्ट स्कूल से टेस्ट क्रिकेट खेलने पहुंचे थे, तो ये टैलेंट था जो स्कूल से निकलकर टेस्ट लेवल तक ले आया है इनको। वो टाइम और था। अब आपको स्कूल, अगर क्रिकेट आपको बनानी है तो आपको स्कूलों के साथ बात करनी पड़ेगी, ना कि आप बस एक बयान दे दें, स्टेटमेंट दे दें। इससे ऐसे क्रिकेट नहीं शुरू हो सकती। बिल्कुल, अब देखना होगा कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के नए चेयरमैन जनाब रमीज़ राजा साहब जो हैं वो क्रिकेट को किस तरीके से आगे लेकर जाते हैं, और साथ में नेशनल T20 कप भी जारी है, और अब वर्ल्ड कप का मार्का जो है वो बहुत करीब आ चुका है, और अब अगर टीम में कोई तब्दीली होनी है तो वो यही वक्त है, और इसके बाद जो है वो वक्त भी हाथ से चला जाएगा। इसी बारे में हम बात करेंगे, कल भी जारी रहेगा हमारा शो। सी यू एट द सेम टाइम। अल्लाह हाफ़िज़।